5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। फरवरी से और मार्च तक 5 रियासतों में इंतखाबात होंगे। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में असेंबली चुनाव होने हैं। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6 से 8, जबकि पंजाब में 3 मरहलों में वोटिंग हो सकती है। मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर में 2, जबकि गोवा और उत्तराखंड में 1-1 मरहले में चुनाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में असेंबली 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में असेंबली की 40 सीटें हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलेक्शन का इनेकाद कमीशन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। जराये के मुताबिक पोलिंग मराकज की तादाद में इजाफा किया जा सकता है ताकि वोटरों की तादाद को महदूद किया जा सके। इसके साथ साथ तशहीरी मुहिम, रोड शोज, जल्द से जुलूस के ताल्लुक से भी ज़ाब्तों का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन आज 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसका ऐलान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुनज़्ज़ा इस मामले में है कि चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर जो भी ब्लूप्रिंट है उसकी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि चुनाव आयोग पर 5 राज्यों में चुनाव करवाना एक चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि कोविड का जो संक्रमण है वो फैल भी रहा है। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग ने कई राज्यों में खुद भ्रमण किया है, कई राजनीतिक पार्टियों के साथ उनकी बैठक हुई है, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई है, क्योंकि तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले में चुनाव की घोषणा करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो फिलहाल आयोजन कर रहा है। चुनाव आयोग के लिए तमाम चीजें चुनौतीपूर्ण इसलिए भी रहेंगी क्योंकि चुनाव करवाने से पहले तमाम राज्यों में पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनको कैसे डिप्लॉय करना है इसकी भी तैयारी करनी है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है चुनाव के मद्देनजर, और इसलिए चुनौती फिलहाल पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को लेकर ज्यादा है। हालांकि उत्तराखंड और मणिपुर जैसे जगहों पर एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी कई सख्त नियम चुनाव आयोग आने वाले समय में लगा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुनज़्ज़ा ये भी है कि इस बार जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं जो चुनावी रैलियां हैं उसको लेकर भी चुनाव आयोग कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हो सकता है कि चुनाव आयोग तमाम रैलियों को वर्चुअल में कन्वर्ट करने का भी आदेश जारी करे। हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक रैलियों को लेकर और जो तमाम जगह पर जमावड़ा होता है उसको लेकर चुनाव आयोग एक अलग से घोषणा करेगा कि किस तरह से रैलियां हों। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि रैलियों की इजाजत चुनाव आयोग देगा, क्योंकि अब तमाम जो फिलहाल राजनीतिक पार्टियां हैं वो वर्चुअल मोड की ओर आगे बढ़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है। तो उम्मीद ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करके चुनाव आयोग ने एक बड़ी जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया है। 3:30 बजे चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड इन तमाम राज्यों में चुनाव की घोषणा की तारीख कर सकती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो चरण है वो बढ़ सकता है। अगर 2017 की बात करें तो उस समय 7 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन उम्मीद यह है कि इस बार कोविड के मद्देनजर ये जो चरण है वो बढ़ सकता है, यानी कि उनकी संख्या 8 और 9 के तहत हो सकती है। पंजाब में 3 से 4 चरण में चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड और मणिपुर जैसे इलाकों में भी जो चरणों में हो सकता है बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह चुनाव आयोग ने तैयारी की है उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका कोविड को लेकर ही बरती जा रही है कि किस तरह बूथ पर अधिकारियों को तैनात किया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए और ज्यादा से ज्यादा बूथ पर भीड़ ना लगे। इसलिए फिलहाल हो सकता है जो चुनाव के फेज हैं उनमें बढ़ोतरी की जाए। बहरहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है चुनाव आयोग के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी बैठक हुई है। कई चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी हैं जो प्रतिनिधि के तौर पर कई राज्यों में उन्होंने खुद दौरा किया है, वहां की जमीनी हकीकत को टटोला भी है कि क्या कोविड का अभी फिलहाल तमाम राज्यों में क्या हिसाब किताब है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी जानकारी दी जा रही है कि तमाम राज्यों में फिलहाल जो वैक्सीनेशन है वो प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। तो उम्मीद ज्यादा है कि कोविड के तमाम जो नियम हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। रैलियों पर रिस्ट्रिक्शन को लेकर चुनाव आयोग बड़ी घोषणा कर सकता है। वही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कुछ नए नियम की भी घोषणा चुनाव आयोग मुनज़्ज़ा कर सकता है।
बिल्कुल, रैलियों के हवाले से भी जो है ज़वाबित क्या कुछ होंगे उस पर भी इलेक्शन कमीशन बताएगा, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के लिए कोविड के दौर में असेंबली चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल होगा। यही वजह कि लगातार हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखें, तमाम तर गाइडलाइंस को फॉलो करें। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। पूरे मुल्क में ही तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ओमाइक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में तशवीश में लोग और इंतजामिया, एक्सपर्ट्स भी मुब्तला हो रहे हैं। आपको बता दें कि वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 40,895 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 285 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना मुस्बत की यौमिया शरह 9.28% है। वहीं मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,72,169 हैं। मुल्क में अब तक ओमाइक्रॉन के मजमूई मामले 3,072 हैं। उनमें 1,203 शफायाब भी हो चुके हैं। में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और दीगर गाइडलाइन जारी की गई हैं। कौमी राजधानी दिल्ली और कर्नाटक में बीती शब से हफ्तावारी कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। आज और कल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शहर के तमाम बाजार बंद हैं। जरूरी अशिया की दुकानें ही खुली हैं। मेडिकल, दूध, गोश्त, तरकारी, राशन की दुकानें खुली हैं। आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर दिल्ली में हफ्ता और इतवार को वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। हमारी नामा निगार रचना ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। कोविड का कहर एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। कोविड के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। और आज शनिवार है, शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। 56 घंटे का ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का नजारा आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू। पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और सिर्फ जिन लोगों को जरूरी काम है, जो एसेंशियल जरूरी कामों से बाहर निकले हैं, उनको ही जाने की इजाजत दी गई है। और आप देख भी रहे हैं कि जो गाड़ियां आ रही हैं उनसे पहले पूछताछ हो रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के जो हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1 से 2% हो सकता है और मामले भी 20,000 के करीब और बढ़ सकते हैं। लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 17,000 मामले सामने आए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं जो कोविड का कहर है वो लोगों को एक बार फिर से डराने लगा है। सरकार की भी चिंताएं बढ़ रही हैं और इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार हर जो कड़े कदम है वो यहाँ पर उठा रही है। और पूछताछ जिस तरीके से की जा रही है लोगों से, वो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं उनसे पहले पूछा जा रहा है कि कहाँ जाना चाहते हैं, क्या काम है, और उसी के बाद पूरी पूछताछ के बाद ही उन्हें जाने की परमिशन दी जा रही है। और सरकारी जो कार्यालय हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हैं। प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी 50% की कैपेसिटी के साथ लोगों को आने की इजाज़त दी गई है। नाइट कर्फ्यू पहले से ही दिल्ली में लगा दिया गया है, जो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था यहाँ ना हो पाए। कनॉट प्लेस में जिस तरीके का भीड़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो वीकेंड कर्फ्यू है उसके देखते आप देखें तो पूरा सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। सड़कों पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। वीकेंड कर्फ्यू इसी मकसद से लगाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में रहें ताकि बढ़ते हुए इस कोरोना के कहर की रोकथाम यहीं पर की जाए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
वहीं मुंबई कोरोना से घिरी हुई है। लगातार कोरोना के केसेस जिस तरह से मुंबई से सामने आ रहे हैं, मुंबई एक बार फिर हॉटस्पॉट बना हुआ है। ओमाइक्रॉन के केसेस भी तेजी से मुंबई में बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर किशोरी पडनेकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धारावी में केसेस बढ़ने की सूरत में हालात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। बढ़ते हुए केसेस को पेश नजर रखते हुए सेंटर्स में इजाफा किया गया है। और उन्होंने कहा कि मैंने खुद मुख्तलिफ सेंटर्स का मुआयना किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हालात पर काबू पाने के लिए हर वार्ड के अवामी नुमाइंदे मुतहरिक हो गए हैं। खाली जो दी हुई SOP फॉलो करो। आप अपना काम धंधा करते रहो। बिना मास्क के घूमो मत, बिना मास्क के घूमो मत। 2 वैक्सीन ले लो। सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धो लो। और भीड़ भी है तो मास्क मत निकालो। जो रुग्ण की संख्या है वो स्टेबल है, 500 से कम हुई है। फर्स्ट लेयर, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये थर्ड वेव में अभी 500 कम हो रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है। लेकिन ये जो 4 दिन ऐसे ही रहा है, हम कह सकते हैं कि अरे चलो ओमाइक्रॉन को भी रोक लगाने में हम इतना सा कामयाबी पाई। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ये बताएं, मेयर का दावा है कि मुंबई में कोरोना से लड़ने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरह से BMC की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सारे के सारे इंतज़ाम उनके रेडी हैं, जिसका जायज़ा लेने के लिए आज खुद मुंबई के मेयर लगातार 2 कोविड सेंटर से जायज़ा ले रही हैं। अभी कुछ देर पहले वो BKC के जो सबसे बड़ा जंबो कोविड सेंटर माना जाता है, जहां पे लगभग 2500 लोगों की कैपेसिटी है, जहां पे एडमिट किया जा सकता है, उसका जायज़ा लिया। उसके बाद दोपहर में नेस्को का जो कोविड सेंटर है, ये भी काफ़ी बड़ा है, उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब भी जो आंकड़े हैं मुंबई के बढ़ते ही जा रहे हैं। कोविड सेंटर्स की अगर हम बात करें तो जो एक दिन पहले जो आंकड़े थे मरीजों के 600 के करीब थे, वो अब एक दिन बाद 900 के करीब हो गए। यानी कि जो बेड्स अवेलेबिलिटी है तो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होने लगा है। भले ही BMC की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन लोगों की संख्या ज़्यादा है। अभी फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी लागू कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 20,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए। ये अपने आप में सबसे चौंका देने वाले आंकड़े हैं। साथ ही जो लगातार जो मरीजों की संख्या इजाफा हो रही है, खास करके जो स्लम इलाके हैं वहाँ पे भी इसका कहर अब बरतने लगा है। साफ तौर पे देखा गया कि जो लगातार धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों में शुमार है, उसमें भी जो लगातार मरीजों की जो संख्या है उसको बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेस्टिंग की सुविधा जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन टेस्टिंग के साथ साथ जो आंकड़े आ रहे हैं पॉजिटिव के, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। यहाँ तक आम लोग तो छोड़ दीजिए, जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनकी जो संख्या है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। कुछ दिन पहले जब हेल्थ मिनिस्टर ने इस बारे में जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र के लगभग 13 से 15 मंत्री और 70 से ज़्यादा विधायक हैं जो इसकी चपेट में आ चुके। तो मामला काफ़ी गंभीर है, लेकिन राहत जरूर ये कही जा सकती है जो अब तक जो मरीज सामने आ रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक है, जिसकी वजह से अब भी किसी तरह की लॉकडाउन नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर ये बोझा सीधा अस्पताल पे जाता है, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि अब जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे भीड़ साफ तौर पे दिखाई देने लगी, उनके जो बेड है वो बढ़ने लगे। अगर इसी तरह से बेड बढ़ते रहे तो आने वाली दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती है। हर दिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मुंबई। बिल्कुल वसीम, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अगर उनमें से चंद भी सीवियर केसेस है हॉस्पिटलाइज करने की जिन्हें जरूरत पड़ती है, तब भी हेल्थ केयर सिस्टम एग्जॉस्ट हो सकता है। वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। कई मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक के हवाले से भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है और वहीं बिजली और पानी के हवाले से भी लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। वादी का मुल्क से ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रामबन और उधमपुर अजला में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मिट्टी के तोदे खिसक आने से हज़ारों गाड़ियां दरमांदा हो चुकी हैं।
श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आवाजाही का सिलसिला भी मुतासर है। कई फ्लाइट्स मंसूख करनी पड़ी हैं। कश्मीर के अंदरूनी हिस्से में दूरअफ्तादा इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से भी राब्ता कट चुका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिराने का खदशा लाहक है। श्रीनगर में बर्फबारी रुक चुकी है, लेकिन सुबह से बर्फ हटाने का काम जारी है। वहीं बारामूला से बानिहाल के बीच रेल सर्विसेज बर्फबारी के नतीजे में बंद कर दी गई है। वादी के कई इलाकों में कल शाम से ही बिजली सप्लाई मुतासिर है। जम्मू खित्ते में दूसरे दिन भी बारिशों का सिलसिला जारी है। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में आखिरी इतलात मिलने तक बारिश का सिलसिला जारी था। बारिश और सर्द लहर ने पूरे इलाके में शदीद ठंड का माहौल पैदा कर दिया है और लोग अपने घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। बारिश के नतीजे में खित्ते के नदी नालों में सतह आब काफी बढ़ गया है। कल से जम्मू खित्ते में मौसम बेहतर होने की पेशेंगोई की गई है। हमारे नुमाइंदे ज़हूर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, वादी में मौसम सरमा के चलते जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना है, चाहे बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़हूर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे ज़हूर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है और मैं आपको बताऊं कि काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं तो हम आपको बताएं कि जनूबी कश्मीर के जितने भी अजला हैं वहां पे काफी बर्फबारी हुई कल शाम से ही, और इस बर्फबारी के चलते लोगों को काफी मुश्किलात पेश आई। और हम आपको बताएं कि इस बर्फबारी के चलते जो है न सिर्फ मुश्किलात पेश आई बल्कि कई फुट बर्फ भी जो है जमा हो चुकी है। और नाजरीन हम आपको बताएं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कल शाम से ही शुरू हुई। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा दिखाएं, हाईवे के मनाजिर भी दिखाएं। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है काफ़ी तादाद में स्ट्रैंडेड हैं और इन स्ट्रैंडेड गाड़ियों की वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और दरमानदा मुसाफिर हैं। और मुसाफिर जो हैं कई इलाकों से जो बाहरी रियासतों के मुसाफिर हैं वो भी दरमानदा हो चुके हैं। बिजली का निज़ाम जो है काफ़ी दरम बरम हो चुका है और जो आम जिंदगी है वो काफ़ी मुतासिर हो चुकी है। मुनज़्ज़ा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम ज़िला कुलगाम की बात करें, इनके यहाँ के पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 3 से 4 फुट की बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। और अभी कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर वो भी मुखातिब होंगे मीडिया से और पूरी जो प्रेस फ्रेटर्निटी है उनको ब्रीफ करेंगे आज की बर्फबारी के हवाले से। और चूंकि एडवाइजरी जो है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि हाईवे पे सफ़र करना जो है वो अभी मुनासिब नहीं है, काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और इसके साथ साथ जो एवलांच प्रून एरियाज हैं वहाँ पे भी वार्निंग दी गई है। कुल मिलाकर जो है इस बर्फबारी की वजह से जो है पहाड़ी इलाके काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं और लो लाइन एरियाज में भी आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हो चुकी है। और मैं एक बार फिर ये कैमरामैन से कहूँगा कि वो कुछ मनाजिर दिखाएं। यहाँ हाईवे के, ये देखिए हाईवे काफ़ी अफेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है और इसके साथ साथ माल बरदार गाड़ियां जो हैं वो दरमानदा हैं। मुसाफिर गाड़ियों को भी इस बात की इतला दी गई है कि वो सफ़र ना करें, तभी सफ़र करें जब उन ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा और उन्हें जो है थ्रो किया जाएगा। फिलहाल बिजली का निज़ाम काफ़ी दरम बरम हो चुका है, कुछ अजला में बिजली नहीं है। कुलगाम की बात करें, कुलगाम में बिजली जो है वो काफ़ी मुतासिर है कल शाम से ही। कुल मिलाकर बर्फबारी ने काफ़ी ज़िंदगी जो है पूरी वादी कश्मीर में जो है मुतासिर कर दी है। और अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें, जनूबी कश्मीर इससे काफ़ी इफेक्ट हुआ है। यहाँ के बागात जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, यहाँ के जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन इंतज़ामिया की कोशिश ये रही है कि वो कल से ही मुतारिक हो चुके हैं और उन्होंने बर्फबारी का तोड़ करने के लिए पहले ही अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई है और उसके साथ साथ जो है आम जिंदगी को बहाल करने के लिए जो है इकदाम उठाए हैं। बिल्कुल ज़हूर, कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है, साथ ही साथ बिजली और पानी के हवाले से भी लोगों को दिक्कतों का सामना होता है। ज़हूर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आपको बता दें कि लगातार
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज शुरू हुई बर्फबारी का सिलसिला जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सड़कें बंद है, बिजली का निजाम दरहम बरहम है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर अब तक कई परवाजें मुअत्तल हो चुकी हैं, वहीं दीगर परवाजें ताखीर से चल रही हैं। मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। भारी बर्फबारी के बाद वादी की वाहिद रेल खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। आज दिन भर के लिए रेल खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक खानदान की इज्तिमाई खुदकुशी का मामला सामने आया है। तेलंगाना के जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 अरकान ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले सुरेश, उनकी अहलिया अपने 2 बच्चों के साथ दर्शन के लिए विजयवाड़ा के मंदिर हो आए थे। श्रीलता और उनके एक बेटे ने जहर का इस्तेमाल कर खुदकुशी कर ली। सुरेश और उसके दूसरे बेटे ने दरियाए कृष्णा में छलांग लगा दी। ये खानदान 6 जनवरी को निजामाबाद से दर्शन के लिए विजयवाड़ा पहुंचा था। उन्होंने अखिल के नाम पर कमरा किराया पर हासिल किया था। शुबा किया जाता है कि यह खानदान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और खुदकुशी की यही वजह हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। महलूकीन की शिनाख्त 56 साला सुरेश, 51 साला श्रीलता, 28 साला अखिल, 22 साला आशीष के तौर पर हुई है। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।